ये बात है 1967 की। 38 साल का एक युवा करोलबाग दिल्ली की एक टेलीविजन शो पर बैठा स्कूली बच्चों का क्विज शो देख रहा था। उसने नोटिस किया कि बच्चे ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े सवालों के जवाब तो ठीक ठाक दे रहे थे, किंतु भारत के पौराणिक चरित्रों के बारे में तो वे कुछ खास जानते ही नहीं थे। देखकर उसे झटका लगा, कुछ दुख भी हुआ, और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया ने भी जन्म लिया। कौन था वह जवान, क्या थी उसकी पृष्ठभूमि, आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है। दरअसल यह युवक था भारतीय कॉमिक्स का पिता और अमर चित्रकथा का संस्थापक अनंत पेई। अमर चित्रकथा की स्थापना अनंत पेई द्वारा की गई थी। उस दौरान रंगीन चित्रों के साथ अमर चित्रकथा की कहानियां बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, उनका ध्यान खींचती थी। इन कहानियों ने न सिर्फ उनका मनोरंजन किया, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का काम भी किया। दरअसल कर्नाटक के उस युवा को बचपन से ही साहित्य से बहुत लगाव था और मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी केमिकल इंजीनियर की डिग्री बीच में छोड़कर ही वह पत्रकारिता में चला गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप दिल्ली के कॉमिक डिवीजन में उसे नौकरी मिल गई थी। उस ग्रुप ने उस समय भारत में इंद्रजाल कॉमिक्स की शुरुआत की थी। वही इंद्रजाल कॉमिक्स जिसमें बलशाली फैंटम, उसकी प्रेसी डायना, जादूगर मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर जैसे कैरेक्टर हुआ करते थे। अमेरिकन कॉमिक्स के पात्र बेताल या फैंटम और डायना का जादू बच्चों और किशोरों को बड़ा सम्मोहित करता था। जादूगर मैंड्रेक के कारनामे चमत्कृत करते थे और हमारे इस पत्रकार को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में इंद्रजाल कॉमिक्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जी हाँ, वही पत्रकार जिसका नाम था अनंत पेई। थोड़ा पीछे चलते हैं। अनंत पेई का जन्म 17 सितंबर 1929 को कर्नाटक के करकला में हुआ। अनंत पेई जब सिर्फ 2 साल के थे तभी अनाथ हो गए और पहले मंगलोर और बाद में मुंबई में रिश्तेदारों के पास रहकर ही वे बड़े हुए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पेई को पत्रकारिता करने में रुचि थी, लेकिन अपने बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन मन नहीं लगा और उसे छोड़कर पत्रकारिता में ही अपना कैरियर बनाया। तो आइए वापस चलते हैं। तो इंडियन माइथोलॉजी पर कॉमिक्स बनाने का आइडिया टेलीविजन पर क्विज शो देखकर दिमाग में आ ही चुका था, लेकिन बारी थी एक ऐसे प्रकाशक को खोजने की जो इस आइडिया पर पैसा लगाकर कॉमिक्स बना सके। अनंत पेई कई प्रकाशकों के पास गए, लेकिन सभी को उनका आइडिया बोर और उबाऊ लगा, पसंद नहीं आया और ठुकरा दिया गया। आखिरकार इंडिया बुक हाउस के एक प्रकाशक जीएल मीरचंदानी ने यह जोखिम उठाया और भारत के ऐतिहासिक व पौराणिक चरित्रों पर कॉमिक्स बनाने की छोटी सी एक शुरुआत की गई। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आइडिया फ्लॉप होते देर नहीं लगी। बच्चों ने उनकी किताबों में बिल्कुल रुचि नहीं ली। स्कूल भी अपनी लाइब्रेरीज के लिए इन कॉमिक्सों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि एक तो इंडिया बुक हाउस कोई स्थापित नाम नहीं था और दूसरा स्कूलों को सीखने सिखाने के लिहाज से कॉमिक्स बहुत सस्ता और घटिया माध्यम लग रहा था। जीएल मीरचंदानी साहब का पैसा डूबने लगा। अनंत पेई का भी दिल टूट गया, लेकिन अपने आइडिया पर उन्हें विश्वास था, इसलिए हार बिल्कुल भी नहीं मानी। लेकिन चीजें बदलने वाली थी। अपनी पुस्तकों के प्रभाव को दिखाने के लिए कुछ सोचकर इंडिया बुक हाउस और पेई ने दिल्ली के एक स्कूल को एक असामान्य प्रयोग के लिए
राजी कर लिया। इस प्रयोग में छात्रों के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को अमर चित्र कथा और दूसरे को साधारण स्कूली किताबों का उपयोग करके इतिहास पढ़ाया गया। शानदार चित्रों से भरपूर अमर चित्र कथा में संवादों और छोटे छोटे कैप्शन के माध्यम से दिया गया इतिहास का ज्ञान बच्चों के आकर्षण और रुचि का केंद्र बनना तो स्वाभाविक ही था। बाद में जब दोनों ग्रुप का टेस्ट लिया गया तो पता लगा जिन छात्रों ने अमर चित्रकथा पढ़कर इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने उन बच्चों के मुकाबले में ज्यादा सीखा था जिन्होंने स्कूली किताब पढ़कर टेस्ट दिया था। इतिहास जैसे बोरिंग विषय पर इस अनोखे प्रयोग की चर्चा स्कूलों में शुरू हुई तो माता पिता, स्कूल्स और बुक सेलर अमर चित्रकथाएं खरीदने लगे और उसके बाद तो अमर चित्रकथाओं ने स्वयं ही इतिहास रच दिया। देखते ही देखते अमर चित्रकथा की बिक्री लाखों की संख्या को छूने लगी। अमर चित्रकथा ने अब तक कुल 440 टाइटल जारी किए हैं। अनुमान है कि अभी भी अमर चित्रकथा की सालाना 30 लाख कॉपी बिकती हैं। इसके 440 टाइटल्स की अब तक 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1980 में अनंत पेई ने बच्चों की एक पत्रिका टिंकल की शुरुआत की। यह भी उतनी ही लोकप्रिय हुई। टिंकल एक सुपर मजेदार कॉमिक डाइजेस्ट था जिसमें समकालीन भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय प्रतीकों की सचित्र जीवनियां और पेई द्वारा रचे गए पात्रों द्वारा बहुत ही मजेदार और सरल तरीके से इतिहास, विज्ञान और भूगोल पर जानकारी दी जाती थी। इसमें क्विज प्रतियोगिताएं और गैर काल्पनिक लेख भी शामिल हुआ करते थे। पेई इसमें बच्चों के सवालों के जवाब भी दिया करते थे। उसके बाद ही उन्हें अंकल पेई कहा जाने लगा। लेकिन जीवन कभी समतल नहीं चलता। 1994 में एक भयंकर हादसा हुआ। अमर चित्रकथा के कार्यालय में आग लग गई। इस आग में उनकी कॉमिक श्रृंखला की सभी कलाकृतियां और मूल प्रतियां नष्ट हो गई। अमर चित्रकथा की टीम बहुत हताश थी, लेकिन निराश टीम ने टिंकल के अगले अंक में एक अपील प्रकाशित की जिसमें बच्चों से उनके पास मौजूद अमर चित्रकथा की कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी हो तो भेजने के लिए कहा गया। अपील को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया की बदौलत टीम उस समय तक प्रकाशित हर एक अमर चित्रकथा पुस्तक की एक प्रति वापस पाने में सफल रही। अपनी चित्रकथाओं और टिंकल पत्रिका में कंटेंट की क्वालिटी को लेकर अनंत पेई बहुत कठोर थे। हर किताब की रचनात्मक प्रक्रिया के हर पहलू में वे हमेशा खुद शामिल रहते थे। स्क्रिप्ट से लेकर रेखाचित्र तक हर चीज को बारीकी से स्वयं देखते थे और इस बात पर जोर देते थे कि हर किताब की सामग्री के पीछे महीनों का शोध हो और जानकारी प्रामाणिक हो। उनकी प्रत्येक पुस्तक इस काम के प्रति उनके प्रेम और रुचि के साथ परिश्रम का प्रतीक है। पेई को चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था क्योंकि वे स्वयं ज्ञान का भंडार थे। उनके पास हर अवसर के लिए कोई ना कोई कहानी होती थी। अपने कर्मचारियों को अक्सर वे कोई कहानी सुनाकर ही प्रेरित किया करते थे। उनके बारे में कई अन्य दिलचस्प किस्से मशहूर हैं, जैसे कि अमर चित्रकथा के शुरुआती दिनों में पेट्रोल पंपों पर जा जाकर उन्होंने स्वयं अमर चित्रकथाएं बेची। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गार्बाचोव द्वारा एक संस्कृत उद्धरण के अर्थ की जांच करने के लिए उन्हें बुलाने की बात भी कही जाती है। उनके बारे में छोटे बच्चों के बीच बैठकर अपनी खुद की कॉमिक पुस्तकों में से किसी एक को पढ़ने का मजा लेने की कहानी भी
शामिल है। 2007 में इंडिया बुक हाउस को उद्यमियों की एक नई टीम को बेच दिया गया, लेकिन पई मुख्य कथाकार के रूप में वहां भी बने रहे। उन्होंने भारत का पहला कॉमिक और कार्टून सिंडिकेट रंगरेखा फीचर्स नाम से लॉन्च किया। रंगरेखा ने बच्चों के लिए दिलचस्प तथ्य और स्निपेट जारी किए। 1978 में उन्होंने पार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्थापना की, जो किशोरों के लिए पत्राचार के माध्यम से पर्सनैलिटी वर्कशॉप आयोजित करता था। 24 फरवरी 2011 को फ्रैक्चर की सर्जरी के कई दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से अनंत पेई का निधन हुआ। ठीक 6 दिन पहले उन्हें भारत के पहले हास्य सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय कॉमिक्स के जनक की अपनी कोई संतान नहीं थी। दुनिया भर के लाखों बच्चे जो उनके काम से प्रसन्न थे, वही उनके अपने बच्चे थे। और बच्चे ही क्यों, बड़े भी उनकी कॉमिक्स पढ़ते थे और उनसे ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी भरपूर होता था। हमारी चित्रकथा की काफी पुस्तकों के प्रकाशन अधिकार अब डायमंड कॉमिक्स के पास हैं, लेकिन आजकल मोबाइल और गैजेट्स की युग में कॉमिक्स का बाजार बुरी तरह डूब ही चुका है। तो भारतीय कॉमिक्स के पितामह और अमर चित्रकथा के संस्थापक अनंत पेई की यह कहानी भी अमर ही रहेगी। आज 17 सितंबर के दिन शुभदा बुक्स की ओर से इस महान रचनाकार को हमारा बारंबार प्रणाम।